इंडिया एक क्राइसिस फेस कर रहा है। Crisis in its history. और ये क्राइसिस अपने आप नहीं आया है, हम अपने हाथों से अपना भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। और ये क्राइसिस है ट्री फ्री इंडिया। पूरे देश में धड़ल्ले से पेड़ काटे जा रहे हैं, फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ के जंगल हो या जयपुर या मुंबई के अर्बन फॉरेस्ट। हमें सांस नहीं आ रही है, हवा इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है। आए दिन पहाड़ों में पूरे पूरे गांव बह जा रहे हैं, जमीन बंजर होती जा रही है, बाढ़ आ रहे हैं और हम इसे नेचुरल डिजास्टर बोल रहे हैं। Disasters. तो आखिर हमारे पेड़ कौन और क्यों काट रहा है और इसका नतीजा क्या होगा, मैं आपको ऐसे कई केसेस बताऊंगा। तो वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपके और हमारे भविष्य का सवाल है। तो सबसे पहले आओ छत्तीसगढ़। ये स्टेट अपने फॉरेस्ट कवर के लिए जाना जाता है। इसके जंगल पूरे इंडिया में सबसे घने में से है और इसका लगभग 44% एरिया यानी यही कोई 55,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर में आता है। अब छत्तीसगढ़ में ही है हसदेव अरंत, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंटिन्यूअस डेंस फॉरेस्ट है। ये 1,70,000 हेक्टेयर में फैला बायोडाइवर्स फॉरेस्ट है और ये छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में पड़ता है। ये फॉरेस्ट अपने डेंस जंगल कवर, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर और इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए जाना जाता है। 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसे नो गो एरिया डिक्लेयर किया था ताकि यहाँ कोल माइनिंग ना हो सके। ये डेजिग्नेशन इसलिए दिया गया था ताकि इस इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट को लार्ज स्केल माइनिंग से बचाया जा सके। लेकिन बाद में ये डेजिग्नेशन रिवर्स कर दिया गया और कोल ब्लॉक एलोकेशंस और क्लियरेंसेस दे दिए गए और इन कोल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया गया। अब ये ऑक्शन जीता राजस्थान की स्टेट ओन्ड पावर कंपनी ने। अब यहाँ होती है अडानी की एंट्री। अडानी ने राजस्थान वाली कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया और ऑपरेशंस अपने हाथों में ले लिए। और सैटेलाइट से अगर आप देखोगे तो डर जाओगे, क्योंकि उसके बाद किस स्तर पे पेड़ काटे गए हैं। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से 1 लाख से थोड़े कम काटे हैं और वहां के लोगों की माने तो लाखों पेड़ काटे जाएंगे। विकास के नाम से खोला थे, हम लोग विनाश करना चाहते। लेकिन इस बर्बादी से भी इनका मन नहीं भरा और 2 बार अडानी को अपना कोल फील्ड एक्सपैंड करने की परमिशन दे दी गई। और ये एक्सपेंशन कोई छोटा मोटा नहीं होने वाला है। अब जो परमिशन मिली है उससे हाहाकार मचने वाला है, क्योंकि इस एक्सपेंशन के लिए सरकार खुद मान रही है 3.68 लाख पेड़ कटेंगे। अब इसके बाद आ जाओ भारत के इस एरिया पर। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक जाने वाला ये माउंटेन रेंज अरावली कहलाता है और ये दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से है। ये हिमालय से भी बहुत पुराने हैं, यही कोई 1.5 से 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब ये भी घने जंगल से भरे हुए हैं और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है एक बैरियर की तरह काम करना। किसके बीच? हमारे रेगिस्तान यानी थार और हमारी उपजाऊ जमीन गंगा प्लेन्स के बीच। इन अरावलीज की वजह से ही हमारी नॉर्दर्न प्लेन्स की जमीन इतनी उपजाऊ है और अगर ये ना हो तो दिल्ली का पोल्यूशन अभी जितना है उससे भी कई गुना ज्यादा हो जाएगा। अब भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन का हिस्सा है, जो डेजर्ट्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूल्स बनाती है और इसी के तहत सरकार को डेजर्ट को रोकने के लिए अरावली को बचाना ही पड़ेगा। अब ये ऑर्डर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलती है वो ये है कि पूरे अरावली को मैप किया जाना चाहिए कि कहाँ क्या है, और जब तक ये मैपिंग नहीं हो जाती है तब तक पूरे अरावली में कहीं भी कोई नई माइनिंग लाइसेंसेज नहीं दिए जाएंगे, ना ही पुराने लाइसेंसेज रिन्यू होंगे। और अब अरावली क्या है उसके डेफिनेशन को लेकर ऑर्डर आया है, जिसमें 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को अरावली कहा गया है, जो सारे स्टेट्स जिनमें अरावली पड़ती है उस पर लागू होगा। और साथ ही कहां माइनिंग नहीं की जा सकती है उन एरियाज को डिफाइन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है इल्लीगल माइनिंग। तो क्या सही में अरावली में इल्लीगल माइनिंग हो रही है? ये देखो, अरावली हमेशा से खतरे में ही थी। पूरे पूरे पहाड़ इन भूमाफियाओं ने खत्म कर दिए। इन्होंने 100 मीटर 10 मीटर कुछ नहीं देखा और खासकर ये काम राजस्थान में हुआ है, जहां 25% से ज्यादा अरावली सिर्फ इल्लीगल माइनिंग की वजह से ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। यानी अब हो सकता है जल्द दिल्ली एनसीआर में पराली के धुएं के साथ साथ राजस्थान की धूल भी उड़े। सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए,
पर आपने देखा होगा हर जगह व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, टेलीग्राम चैनल्स हो, इन सब पर फेक गुरुज और टिप्सटर्स आपको श्योर शॉर्ट स्टॉक्स बेच रहे होते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, 99% सेबी रजिस्टर्ड होते ही नहीं है। और फिर जब लॉस होता है तो बोलते हैं मार्केट रिस्की चीज है। मार्केट रिस्की नहीं है, फ्री एडवाइस रिस्की होती है। इसीलिए मैं आपको एक प्रॉपर वेरीफाइड प्लेटफॉर्म बताना चाहता हूँ, यूनिवेस्ट। यूनिवेस्ट पर आपको मिलते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट्स जिन्हें 40+ साल का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। यानी कोई एनोनिमस टिप नहीं, प्रॉपर रेगुलेटेड एक्सपर्ट्स जो क्लियरली बताते हैं कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, कब सेल करना है और किस प्राइस पर एग्जिट करना है। और ये कोई एक्सपेंसिव एडवाइजरी नहीं है। यूनिवेस्ट पर सिग्नल्स और एडवाइस सिर्फ 4 रुपए पर डे के अराउंड पड़ती है और कुछ रिकमेंडेशंस तो 1 रुपए में भी मिल जाती है। प्लस यू गेट 25+ प्रीमियम स्टॉक स्क्रीनर्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मोमेंटम, एवरीथिंग अ रियल इन्वेस्टर नीड्स। तो अगर आप स्कैमी टेलीग्राम सिग्नल से थक गए हो और एक्चुअल सेबी रेगुलेटेड एडवाइस चाहते हो, then Univest genuinely makes sense. Simple, affordable and most importantly legit. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के बाद चेक कर लेना। अब चलिए हमारी कहानी पर लौटते हैं। और अभी सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है मुंबई में, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने 45,000 मैनग्रोव ट्रीज को काटने की परमिशन दे दी है। मुंबई में वर्सोवा कोस्टल रोड के लिए ये मैनग्रोव्स काटे जाने वाले हैं। और पता है इनका रिप्लेसमेंट कहां लगाया जा रहा है? मुंबई से 900 किलोमीटर दूर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। और कुछ दिनों पहले जब एक बीएमसी ऑफिशियल से इन मैनग्रोव्स के काटे जाने पर सवाल किया गया था तो उसने ये कहा था, the air that we will breathe if these mangroves were steps cut. for whatever is happening. See, it's better than Delhi. यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुंबई की हवा भी दिल्ली जितनी जहरीली होने वाली है। अब आप बोल सकते हो क्या पता सरकार अरावली में रेस्पॉन्सिबली काम करे और परमिशन होने के बावजूद उसे डिस्ट्रॉय ना करे। तो आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जहां सरकार के कंट्रोल में आते ही क्या तबाही मचाई गई थी। तो ये है वेस्टर्न घाट्स, जो करीब 1600 किलोमीटर लंबी रेंज है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है अपने रिच बायोडाइवर्सिटी और एक यूनिक इकोसिस्टम की वजह से। ये रेंज भी हिमालय से पुरानी है, यही कोई 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड। ये भी हमारे देश में मॉनसून को डायरेक्शन देने का काम करती है। अब 2011 में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जो कि महादेव गडगिल के अंडर था, उसने चेतावनी दी कि ये पुराना पहाड़ी रीजन, जो कि दुनिया के सबसे अमीर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से है, अब अपने इकोलॉजिकल लिमिट्स को पार कर रहा है। यानी इसे अगर और डैमेज किया गया तो पर्यावरण हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। और ये सब माइनिंग, रोड्स, डैम्स, टूरिज्म और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। पैनल ने पूरे रीजन को स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जोनिंग के अंदर लाने की सलाह भी दी, यानी इस एरिया को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन सरकार ने क्या किया? 2012 में कस्तूरी रंगन हाई लेवल वर्किंग ग्रुप को बनाया गया और इसी साल इस ग्रुप ने इस पूरे एरिया को छोटा कर दिया, यानी एक छोटी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया प्रपोज की, जो कि वेस्टर्न घाट्स का सिर्फ 37% हिस्सा था। यानी बस ये 37% हिस्सा प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी खोद दो। और इसके बाद इन पहाड़ों के स्लोप्स पर कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट को धड़ल्ले से काटना, माइनिंग और अनरेगुलेटेड टूरिज्म चलता रहा। और इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ कर्नाटका के 4 डिस्ट्रिक्ट्स, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, कोडागु और उत्तर कन्नड़ा में सैटेलाइट डेटा के हिसाब से 2001 से 2017 तक लगभग 19,670 हेक्टेयर का फॉरेस्ट गायब हो गया। जो कि कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, यही कोई 40,000 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होता। जब 2024 में यहाँ भयानक बारिश आई तो वायनाड जैसी जगह बुरी तरह से बह गई। कई लैंडस्लाइड्स आए जिनमें 420 से ज्यादा लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश बढ़ी, लेकिन लंबे समय से पेड़ काटे जाने की वजह से और पहाड़ों के स्लोप्स पर कंस्ट्रक्शन करने की वजह से बारिश को एक डिजास्टर में बदल दिया। अब आ जाओ हमारे देश के बिल्कुल सदर्न पॉइंट, द ग्रेट निकोबार आइलैंड पर। यह ऐसी जगह है जो मेनलैंड इंडिया से ज्यादा इंडोनेशिया के पास है। ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर्किपेलागो यानी ग्रुप में आता है। अब ये आइलैंड 85 to 90% पूरी तरह से फॉरेस्ट है और यहाँ 2 ट्राइब्स भी रहती हैं जो दुनिया से बिल्कुल अलग कटी हुई है और बहुत पुरानी और सेंसिटिव भी है। और इस एरिया को भी गवर्नमेंट बदल देना चाहती है। अब यहाँ गवर्नमेंट एक पोर्ट बनाना चाहती है और गेस करो इस काम के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे? 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ से भी ज्यादा। और सरकारी एस्टिमेट इसे 10 लाख बोल रही है। मतलब इतना बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और वापस लाना तो खैर असंभव है। अब आ जाओ हिमाचल प्रदेश में। यहाँ 2023 के मॉनसून में जो बाढ़ एंड लैंडस्लाइड्स आए उसका सिर्फ ज्यादा बारिश कारण नहीं थी,
ये एक लंबे समय से चल रहे डिस्ट्रक्शन का नतीजा This illegal structure resulted in the death of 14 people. बार बार क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स और मैसिव लैंडस्लाइड्स देखे गए, जिसकी वजह से 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स कहती हैं कि डिफॉरेस्टेशन, हाईवे के लिए हिल कटिंग, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टनल ब्लास्टिंग और अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन ने माउंटेन स्लोप्स को खोखला कर दिया है। इससे लैंडस्लाइड्स की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी दोनों बहुत बढ़ जाएगी। अब उत्तराखंड आ जाओ, यहाँ भी 6,000 देवदार के पेड़ रोड चौड़ी करने की वजह से काटे जा रहे हैं। कि गंगोत्री NH के चौड़ीकरण के लिए देवदार के करीब 7,000 पेड़ों में से कुछ काटे और कुछ ट्रांसलोकेट किए जाने हैं, जिसकी वजह से वहाँ भी प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। दूर है ये और यहाँ हमारी जो छपान है, अब हमारी जो नजर जहाँ तक जा रही है। अब आ जाओ सिंगरौली, जहां माइनिंग के लिए 6 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। और यही काम कुछ दिनों बाद बिहार के भागलपुर में शुरू होने जा रहा है। पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख पेड़ 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। अब आप बोल सकते हो कि ये सब भारत को करना ही पड़ेगा, हम गरीब देश है और हमें मिनरल्स और कोल्स चाहिए। चलो आपको ऐसे एग्जांपल्स भी देता हूं जहां आप खुद बताना कि पेड़ काटने की जरूरत थी या नहीं। तेलंगाना के अरमूर में 400 पेड़ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट टांगने के लिए काट दिए गए। आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी के कहने पे सीएम रेसिडेंस बनवाया गया, जिसके लिए पूरे ऋषिकोंडा हिल को डिमोलिश कर दिया गया। यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए रास्ता बनाने के लिए 17,000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, वो भी बिना परमिशन के। नासिक में सरकार कुंभ के एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 1700 पेड़ काटने को तैयार बैठी है। ऐसे में आपको हजारों एग्जांपल्स दे दूंगा जहां बिना किसी सॉलिड रीजन के पेड़ काट दिए गए। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकार बोलती है कि हम कहीं और पेड़ लगा के इसे कंपनसेट करेंगे, लेकिन वो पेड़ कौन लगा रहा है, कहां लगा रहा है, उसकी रखवाली कौन कर रहा है, कितने पेड़ बच रहे हैं और कितने मर जा रहे हैं, और क्या वो इकोलॉजी कभी वापस आ भी पाएगी? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। और इतने साल लग के जो पेड़ उगता है उसकी भरपाई क्या कभी की भी जा सकती है? और आयरनी देखो, इंडिया हाल ही में क्लाइमेट समिट COP30 में गया था और वहां बोल के आया है कि हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे और एनवायरनमेंट की रक्षा करेंगे। और कितनी रक्षा हो रही है वो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया। हमारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे हाथों में सौंपा गया इतना बेशकीमती जंगल हम यूं ही बर्बाद ना होने दें। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में सबको बताएं और अपने स्तर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। और अगर कुछ ज्यादा नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम अवेयर तो जरूर करें, क्योंकि ये जंगल हमारे हैं, सरकार या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के नहीं। और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।